हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ लिया ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स के ब्रांच पढ़ ली हमने, जो लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट आता है फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, लाइट तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखें तो कहता है कि इट इज द फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है, ठीक है, फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, विदाउट चेंज इन मीडियम, कि मीडियम में कोई भी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, पाथ में चेंज होगा तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये चेंज जो होगा वो किसी बाउंड्री से भी हो सकता है, जहां पे दो मीडियम जो है वो मीट कर रहे हैं, उस बाउंड्री से भी टकरा के वापस आ सकती है रेस सेम मीडियम में जहां से गई थी, या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से भी टकरा के आ सकती है। तो इसका मतलब टकरा के वापस आ रही है सेम मीडियम में, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये होता क्यों है और ये कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स के बारे में पढ़ें इसके, तो दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी कैटेगरी पे जाएं, जो इसके टाइप में आती है, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनको देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि रेज जो आएंगी, टकराएंगी, यहां से हम कहें ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इससे रेज आती है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रही टकरा के, यहां से रेज आएंगी टकरा के इसी डायरेक्शन में जाएंगी, यहां से रेज आ रही है टकरा के इसी डायरेक्शन, यानी सभी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इर्रेगुलर। यहाँ पे मैं कहूँ कि कोई ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, अभी देखेंगे उसका पोज, तो वहां पे एक रेज आई टकरा के ऐसे चलेगी, ठीक है, दूसरी रेज आ रही यहाँ पे तो टकरा के कुछ अलग जा रही है ऐसे, कुछ रेज है वो ऐसे जा रही, तो इसका मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन के बाद में रेज जो है वो इर्रेगुलर जा रही, तो इसलिए उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। बट ये होता क्यों, उसके पीछे जाते हैं। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसके हमेशा पोर साइज होते हैं, जितने भी एटम्स पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो उनमें छोटे छोटे रफनेस होती है, जैसे हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था कि रफ होती है सरफेसेस, तो आप कितनी भी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो, उसमें हमेशा क्या होता है, साइज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेवलेंथ आ रही, जो आप लाइट यूज करो उसकी कोई ना कोई तो वेवलेंथ होगी, क्योंकि हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो वेवलेंथ है इसका कुछ ना कुछ साइज ऐसे, ठीक है, यहाँ पे वेव्स आ रही है तो इसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा जो लाइट यूज कर रहे हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको अगर मैं हाईली माइक्रोस्कोप से देखूं तो ये सरफेस हमें इर्रेगुलर दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोर साइज था, वो साइज जो था मोलिक्यूल्स का, अपर्चर का या रफनेस का, वो बहुत छोटा था किसके कंपैरिजन में, जो लाइट आप यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर तक जा ही नहीं पाती, यहीं से सरफेस पे रिफ्लेक्ट, यहाँ से लाइट आ रही, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती थी। इसकी कंडीशन क्या है, हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है दैट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ अपर्चर। कि अगर आपके पास में लाइट जो है वो बिल्कुल वेवलेंथ ज्यादा है, जितना एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में रफनेस थी, साइज थे, वो अगर कम है और वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे हम कहें कि विंडो का साइज कम है और कोई आदमी जो उससे पास होने की कोशिश कर रहा है वो ज्यादा साइज का, तो इसका मतलब वो इस विंडो से आसानी से पास नहीं हो सकता। सेम केस यहाँ पे कि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अपर्चर का साइज बहुत कम है, तो यहाँ से लाइट जो जाएगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू बी ग्रेटर देन साइज ऑफ अपर्चर, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये टर्म्स थी।
थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है हमारे पास में इर्रेगुलर। तो यहाँ पे इस सरफेस को अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसमें ऐसे रफनेस है, बड़े बड़े रफनेस है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ से टकरा के रेज एक इधर चलेगी, यहाँ से टकराएगी लाइट तो हो सकता है इधर चली जाए, यहाँ से जाएगी तो टकरा के इधर चली जाए। इसका मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। लाइट जो है वो पोर के साइज में चली जाती है। जैसे मैं अगर अपनी हाथ की बात करूं तो यहाँ पे लाइट इस पॉइंट पे टकराएगी तो अलग साइड में चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल अलग बनेगा, यहाँ पे टकरा रही है तो टकरा के इधर चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका एक लाइव एग्जांपल भी होता है जो आप एनालाइज करते हो डेली लाइफ में। सपोज करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ग्रीन बोर्ड होता था, जो ब्लैक बोर्ड हम ये कहते थे, तो उस केस में आपको रिफ्लेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो साइज था वहां पे डॉट डॉट जो सरफेस के बीच में था उसका साइज जो था वो काफी ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम लाइट यूज करते विजिबल स्पेक्ट्रम की, इसलिए आपको रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जैसे ये बोर्ड लगे हैं आपके पास में व्हाइट बोर्ड, तो ये काफी स्मूथ होते हैं। पोर साइज इनमें अगर देखेंगे तो साइज जो है पोर का वो बहुत कम है, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ज्यादा है साइज ऑफ अपर्चर से। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही है टकरा के और फिर दूसरी साइड में जाती है। तो जो साइड में विंडो साइड में उनको कम रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जो विंडो के अपोजिट क्लासरूम में बैठे होते हैं उनको प्रॉब्लम, विंडो से लाइट आएगी टकरा के उनकी तरफ आएगी तो वो कहेंगे सर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो एक तो वहां पे हम लाइट देख सकते हैं। दूसरा, हेडलाइट्स होती हैं कार वगैरह में या रात के टाइम पे हम कहीं जा रहे हैं तो लाइट जो होती है हेडलाइट्स बेसिकली वो जब रोड पे पड़ती है तो साइड में ऐसे ऐसे हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि वहां पे साइज जो था रोड का जो कंक्रीट वगैरह से मिलकर बना होता है उनमें जो बीच बीच में गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उनका साइज काफी ज्यादा था वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में। लेकिन होता क्या है कि वहां पे बारिश होती है, ठीक है, इसलिए बारिश होने के बाद में जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हेडलाइट से जब लाइट टकरा के रोड से और वो आपके पर्टिकुलर एंगल पे आती है यानी आपकी आंखों में आती है तो सामने से आने वाली कार के जो लाइट थी उसका रिफ्लेक्शन आपको बहुत ज्यादा लगता है एट द टाइम ऑफ रेनिंग। बट अगर नॉर्मल डे है तो उस टाइम पे आपको इतना रिफ्लेक्शन नहीं फील होता। तो वो भी किसका केस है, वाटर फिल होने के बाद में पोर साइज क्या हो गया, कम, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। रेनिंग नहीं थी उससे पहले कैसा था, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन था, इसलिए रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, हमारी आंखों में पूरी लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हम देखते हैं डेली में। मिरर के केस में आपको ज्यादा दिखाई देता है रिफ्लेक्शन, हम अपने आप को देखते भी हैं तो रिफ्लेक्शन से इमेज बनी हुई है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो हमारी जो वॉल्स होती हैं उनसे रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें पोर का साइज जो था वो ज्यादा था, होल का साइज दीवार में, और जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कम थी। तो इसका मतलब वो साइड में टकराने के बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आती, सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं, इसलिए हमें रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता वॉल से। बट अगर हम ये कहें कि हमने वॉल के ऊपर बिल्कुल प्लास्टिक पेंट कर दिया है, कोई ऐसी सरफेस हमने इंडिकेट कर जो बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसमें। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट जाएंगी, सारी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो इसका मतलब रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम डेली लाइफ में एनालाइज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब रेगुलर साइज और इर्रेगुलर का, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज वेरी वेरी स्मॉलर देन साइज ऑफ अपर्चर। साइज का मतलब यहाँ पे विड्थ भी हो सकती है और डेप्थ भी हो सकती है, तो उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये टर्म थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टाइप्स। अब बेसिकली देखते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मोस्टली रिफ्लेक्ट करती है, देखते हैं आगे। अभी रिफ्लेक्शन का केस है, तो ये मैंने कोई रेगुलर रिफ्लेक्शन, हमारे जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रे, एक रे जो है वो यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई है, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई है तो यहाँ से ये टकरा के एक पर्टिकुलर, तो यहाँ से ये रे जो है वो टकरा के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन टकराएगी। तो टकराने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे देखते हैं
इस पॉइंट पे जहां पे टकरा रही है किसी मीडियम पे वहां पे एक नॉर्मल करते हैं। वैसे तो ये स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब इस पे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया उस सरफेस पे जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है। ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे टकरा रही है वहां पे एक उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। प्लेन सरफेस थी इसलिए 90 डिग्री एंगल बनेगा, कर्ड होगी तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इंसिडेंट रे थी तो इसका मतलब इसको हम बोलने लग गए इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हो गया? यहां से रे टकराएगी और टकरा के रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो चुकी है इसलिए इसको बोलने लग गए रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ये तो हमें फिनोमेना पता था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है इंसिडेंट रे। अब कुछ लॉज स्टार्ट हुए कि रिफ्लेक्शन जहां पे भी होगा वहां पे कुछ फिक्स्ड कंडीशन है, इसलिए उनको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि सेम फिनोमेना होगा, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यही लॉज हैं, रूल्स हैं, वो उपयोग होते हैं। पहला रूल क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। सेम प्लेन का मतलब यहाँ पे एरोप्लेन नहीं है। प्लेन का मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट वेरिएबल होंगे, एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो फिक्स्ड होगा सभी के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे z एक्सिस जो है वो इस इंसिडेंट रे के लिए 5 है तो नॉर्मल के लिए 5 होगा, रिफ्लेक्टेड के लिए 5 होगा। यहाँ पे अगर 2 है तो इनके लिए 2 होगा। यानी कोई भी x, y या z में से एक कोऑर्डिनेट सभी के लिए फिक्स्ड होगा, दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ इस बोर्ड पे यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी तो यहाँ से टकरा के लाइट जो है वो ऐसे ही जाएगी इसी बोर्ड पे, ऐसा नहीं यहाँ से टकराई, आपने टॉर्च इधर से जलाई और लाइट टकरा के इधर आ गई। क्लियर हो गया? आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर मिरर पे हम कुछ एंगल पे लगाते हैं तो लाइट जो होती है उसी प्लेन में रहती है। तो इसका मतलब ये प्लेन पे रहेगी। अगर मैं कहूँ कि ऐसे लाइट जलाई तो यहाँ से टकरा के वो ऐसे आएगी बाहर, तो इसका मतलब प्लेन जो रहेगा एक पेज के टर्म्स में ही लाइट रहेगी। यहाँ पे एक पेज है, पेज मान लो इस बोर्ड को, तो पेज पे ही रहेगी। इस पेज पे लाइट ऐसे डालिए तो उसी पेज पे रहेगी। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे सभी ने? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। क्लियर हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो इस पे 30 डिग्री पे आई है तो इस नॉर्मल से कितने डिग्री पे जाएगी? 30 पे। 40 डिग्री पे आई है इंसिडेंट रे तो 40 पे ही रिफ्लेक्ट जाएगी, नॉर्मल से एंगल बनेगा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे इसका एक स्पेशल केस देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसी पे देखते हैं। नॉर्मल, यहाँ पे रे आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आएगी तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो खुद ही हो गया। ठीक है, खुद हो गया तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 ही होगा। यानी रे जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, वापस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे चलेगी। कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी यहां से रिवर्स हो गई इसलिए इसको क्या बोलने लगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलने लगे ये कंडीशन। थर्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लाइट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, टकराई, इसी मीडियम में रहेगी। तो मीडियम अगर सेम है तो स्पीड भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज सोर्स फिनोमेना है। जैसे यहाँ पे हमारे बल्ब में लाइट ग्लो करती है तो वो कैसे करती है कि टंगस्टन या फिलामेंट जो भी होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होंगे तो उसके नेबरिंग में जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सभी
ट्रांसफर करते जाएंगे और ट्रांसफर करते जाएंगे, इसका मतलब सभी के पास में फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीडियम के चेंज होने से फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, और यहाँ पे तो मीडियम भी क्या है, सेम है, तो फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी, दैट मीन्स वेलोसिटी वे। तो अगर ये दोनों ही है तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा। अब आप कह रहे हो स्पीड चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा ही चेंज नहीं होती, पूरी ऑप्टिक्स में आप याद करके रखना, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, देन वेवलेंथ इज आल्सो कांस्टेंट, यहाँ पे वेवलेंथ भी नहीं होगी, ना कोई फेज वगैरह में। तो थर्ड केस आप ये कह सकते हो, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के बारे में, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है वो किस किस सरफेस से होता है, प्लेन से होता है, कर्व से होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती क्या है, मिरर क्या होता है, तो वहां पे नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे आगे प्रोसीड। तो ये बेसिक था, यहाँ पे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।